नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। तो देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है और इस दौरान पीएम मोदी ने गौ सेवा के साथ ही यहां पर अपने आवास पर गायों को चारा भी खिलाया है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गौरक्षा पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर यहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से आस्था से खिचड़ी अर्पित की। ये नाथ पंथ की सदियों पुरानी परंपरा है, जिसके बाद लाखों श्रद्धालु भी खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर परिसर में उमड़ पड़े और सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और लोक कल्याण की प्रार्थना की। वहीं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये पर्व देश के विभिन्न राज्यों में विविध नामों और परंपराओं के साथ श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। मकर राशि से अगले 6 माह तक यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण का ये जो समय होता है यह बड़े दिन रहता है, रात्रि छोटी होती है, यानी जीवंतता के लिए सूर्य का प्रकाश कितना महत्वपूर्ण है कि भारत की ऋषि परंपरा ने इसे जीवन के लिए कितना महत्व दिया है, यह इस पर्व के माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं। और यह पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के अंदर नाम और रूप अलग अलग होंगे, लेकिन आयोजित होता है। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। पूरब में बिहू के नाम पे या तिलवा संक्रांति के नाम पर, पश्चिम में लोहड़ी या मकर संक्रांति के ही अलग अलग रूपों में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति का आयोजन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालुजन आयोजित करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया से उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग धर्मस्थलों में अपनी आस्था का नमन करने के लिए आए हुए इन सभी श्रद्धालुजनों का अभिनंदन करते हुए मकर संक्रांति की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। मुहूर्त कल सायंकाल से ही प्रारंभ हो चुका है, लेकिन चूंकि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में मुहूर्त की शुभ लगन ये सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, तो आज ब्रह्म मुहूर्त से मकर संक्रांति में खिचड़ी चढ़ाने का यह मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी अभी प्रातः 4 बजे जो यहाँ की विशिष्ट पूजा है वह संपन्न होने के उपरांत 4 बजे भगवान गोरक्षनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
अब लाखों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु जन भी अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी भगवान गोरखनाथ जी को चढ़ा रहे हैं। वहीं प्रयागराज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन और कल्पवासी पूज्य संतजन प्रयागराज की धरती में उपस्थित होकर के न केवल अपनी साधना में रत हैं, अपितु संगम में भगवान बेनी माधव, भगवान प्रयागराज, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के सानिध्य में संगम में आस्था की अपनी पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति भी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। वहीं बीजेपी नेता अपर्णा यादव महाराष्ट्र पहुंची, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मैं जिस भूमि से आई हूं वो भूमि का नाम है उत्तर प्रदेश, और जब मैं यहां पर बंबई में लैंड करके आई तो मुझसे मेरे भाई बहनों ने पूछा कि मैडम आप लखनऊ से आई हैं और लखनऊ को माना जाता है नवाबों का शहर। तो मैंने कहा भैया उनको हमने उसी अंदाज में बयां किया क्योंकि लखनऊ में शायरी भी बहुत चलती है, तो इसीलिए मैं वो 2 पंक्तियां आपको सुनाऊंगी कि तरकश में अपने छोटे मोटे तीर नहीं है। मैंने उन्हें जवाब दिया कि तरकश में अपने छोटे मोटे तीर नहीं है। कौन कहता है जिस भूमि से अपर्णा यादव आती है वहां कोई वीर नहीं है? कौन कहता है कि जिस भूमि से अपर्णा यादव आती है उसमें कोई वीर नहीं है? प्रभु राम के अनुज श्री लक्ष्मण बाबा की वो धरा है। इसलिए लखनऊ किसी नवाब की जागीर नहीं है, लखनऊ किसी नवाब की जागीर नहीं है। इसे पुनः पुनः हम लोग एक बार नारा दोहराएं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुंबई में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक शहर नहीं है, इसे भारत का दिल माना गया है, इसे सपनों की नगरी कहा जाता है, यहां मेहनत कशों की राजधानी इसको कहा जाता है। और हर कोने में यहां पे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के मेरे भाई बहन अपनी कमाई से परिवार चलाते हैं। हमारे यहाँ ये वही भाई बहन है और अनेक मेरे मराठी भाई बहन भी अपने सपने पूरे करते हैं, अपना परिवार पालते हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या इन सपनों को पूरा करने वाला हमारा सही हाथ है? पिछले सालों में हमने देखा कि सड़कें टूटी, बाढ़ आई तो पानी नहीं निकाला गया, गरीबों के लिए घर नहीं बने, बेटियों की सुरक्षा का सवाल अनसुलझा रहा और सबसे बड़ी बात विकास की रफ्तार को धीमी किया गया। लेकिन अब हमारा समय बदल गया है, अब महायुति आई है। मोदी जी की सोच, आदरणीय फडणवीस जी का संकल्प, हमारे शिंदे साहब की मराठी माणूस की ताकत और आरपीआई का ये चक्र पूरे महाराष्ट्र को एकजुट बल देगा। महायुति का वादा साफ है कि हर वार्ड में साफ सफाई, पानी, बिजली, बेहतर रोड्स, मुंबई को हमारे स्मार्ट, ग्रीन और सेफ सिटी बनाना है। हमारी बेटियों के लिए बेहतर शिक्षा, बेहतर नौकरी और सुरक्षा प्रदत्त होगी। उत्तर भारतीय भाइयों बहनों के लिए सम्मान और अवसर और कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास पर राजनीति होगी। हमारे यहां तो जैसे हम लोग कहते हैं कि 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री, हम लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। जब महाराष्ट्र में हमारे यहाँ 3-3 पार्टियां मिलकर के चुनाव कह रही हूं, तो मैं एक नया नारा दे रही हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे यहाँ ऐसे चलेगी कि केंद्र, राज्य और बीएमसी मिलकर मुंबई को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और हां, जो लोग बार बार बोलते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो भूल जाते हैं कि भारत का अस्तित्व हर एक माता, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक पुत्र की वजह से है, क्योंकि हम सब भारत माता के ही शिशु हैं। जो राष्ट्र पहले सोचता है, जैसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, वही सच्चा सेवक माना जाता है।
मैंने भी वही रास्ता चुना है, राष्ट्र धर्म और सबसे ऊपर। मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि 15 जनवरी को जब आप जाएंगे सुबह तो क्या दबाएंगे? कमल का। तो बार बार बताते रहिए अपने वार्ड में, कमल का फूल मत जाना भूल। पहले करो मतदान, उसके बाद करो जलपान। मैं एक बार नारा दूंगी, कमल का फूल मत जाना भूल। आप बोलिए मेरे साथ, कमल का फूल और पहले मतदान, उसके बाद और जितनी मेरी महिलाएं बैठी हुई हैं, नाश्ता मत दीजिएगा मेरे भाइयों को सुबह का, अगर मतदान करने नहीं गए। पहले कहिएगा मतदान करके आओ, उसके बाद घर में नाश्ता करेंगे। बहुत आखिरी बात मैं बस ये कहूंगी, मेरी बहनों से ये वादा है कि आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपकी सुरक्षा होगी, आपका सम्मान होगा, क्योंकि जब हम बेटियों को मजबूत करते हैं तो पूरा शहर, पूरा राज्य और पूरा भारतवर्ष मजबूत होता है। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, महायुति जिंदाबाद, मुंबई जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। नमस्कार, आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां से पूरे भारत को दिशा मिलती है। लेकिन आज वही दिल्ली अपनी हवा के लिए दुनिया में बदनाम होती जा रही है। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर डेंजर और सीवियर जोन में दर्ज किया जा रहा है। ये आंकड़े नहीं, ये हर दिल्ली वासी की सांसों की सच्चाई है। सुबह की शुरुआत धुंध से नहीं, जहरीली स्मोक से होती है। सूरज निकलता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता। दिल्ली का AQI कई इलाकों में 400 के पार, यानी ऐसी हवा जिसमें सांस लेना दिन में 20 सिगरेट पीने के बराबर बताया जाता है। बच्चे स्कूल जाते वक्त मास्क पहनने को मजबूर हैं। बुजुर्ग और दिल फेफड़ों के मरीज घर से बाहर निकलने से डरते हैं। एम्स और दूसरे अस्पतालों में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वाहनों का बढ़ता बोझ, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल, आसपास के राज्यों में पराली का जलना और हर साल घटता हरित क्षेत्र, इन सब ने मिलकर दिल्ली की हवा को धीरे धीरे जहर बना दिया है। सरकार हर साल एक्शन प्लान बनाती है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो जमीन पर उतर रहा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल, निर्माण स्थलों पर सख्त नियम और पेड़ों की कटाई पर रोक अब ये विकल्प नहीं, मजबूरी बन चुके हैं। दिल्ली की हवा अगर आज नहीं सुधरी तो कल दिल्ली का भविष्य धुंध में खो जाएगा। ये सिर्फ प्रदूषण की खबर नहीं, ये एक इमरजेंसी है। आज दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। हर तरफ एक पोल्यूशन की चादर है जो लोगों के लिए मुसीबत है। चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, सब आज की डेट में दिल्ली में परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं कि दिल्ली तब आएंगे जब दिल्ली रहने लायक हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो पीएम मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है।
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्ष तुलिया एक्शन जी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष क्रिस्टोफर कलीला जी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज से आए स्पीकर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अन्य डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, फ्रेंड्स, in a parliamentary democracy, your role is that of the speaker. Interestingly, the speaker does not get to speak much. Their job is listening to other speakers. And ensuring everybody gets a chance. One common thing about speakers is their patience. They handle even noisy and over-enthusiastic members with a smile. Friends, on this special occasion, I warmly welcome you. We are honored to have you with us today. Friends, जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं, वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। कुछ समय पहले ही भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए हैं। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। साथियों, ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डायवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डायवर्सिटी को
डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने उसकी एस्पिरेशंस को, जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले पूरा विश्व कोरोना की आपदा से जूझ रहा था। भारत में भी संकट कम नहीं था, लेकिन उन चुनौतियों के बीच भी भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाई।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।